Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin this session. उपभाषा और बोली। उपभाषा तथा बोली को आप ठीक प्रकार से समझेंगे। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली तथा समझी जाती है। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उपभाषा किसी क्षेत्र तक ही सीमित होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अतः बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है, वह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। 15-20 किलोमीटर के बाद बोली का रूप बदल जाता है। बोली में कोई भी साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, वह केवल बोली उच्चारित की जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की अवधी, खड़ी बोली, हिमाचली, कुमाऊनी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली बोलियां बोली जाती हैं। बोली में जब साहित्य रचना होती है तब बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों ब्रज तथा अवध क्षेत्र की भाषाएं हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है तथा तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषा बन गईं और अब यह भाषा कहलाती हैं। अब आप बोली और भाषा के अंतर को जिस चार्ट के माध्यम से समझोगे। भाषा और बोली दो अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। भाषा को देखोगे पहले आप, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब बोली की तरफ देखिए। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। यानी भाषा का क्षेत्र विस्तृत है और बोली का क्षेत्र सीमित है। भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य रचनाएं की जाती हैं तो बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे भाषा का। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग होता है। बोली का क्षेत्र सीमित है, विस्तृत नहीं, सीमित है। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है, सरकारी कामकाज में कोई प्रयोग नहीं होता है। अब आप लिपि देखेंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। विश्व भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारत में हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। फारसी के अतिरिक्त भारत की सभी भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब लिपि समझने के बाद आप व्याकरण पर ध्यान देंगे। व्याकरण किसे कहते हैं ये समझेंगे। भाषा कोई शब्दों का समूह या लड़ी नहीं होती है, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं और अर्थ अपने आप निकलता है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानने के लिए वाक्यों को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए
व्याकरण सहायक होता है। इस दृष्टि से व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। व्याकरण में भाषा से संबंधित नियम होते हैं। व्याकरण एक शास्त्र भी है। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण को सीखने के बाद मनुष्य भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और समझने में सहायक हो जाते हैं। भाषा के प्रयोग में कम से कम अशुद्धि व्यक्ति करता है। इस प्रकार भाषा की शुद्धता और एकरूपता लाने में व्याकरण बहुत उपयोगी होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, परिभाषा कहते हैं हिंदी में, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं और नियमों को जानकर शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के मानक रूप को स्थिर बनाता है। अध्ययन की सुविधा से व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द विचार में शब्द से हम शब्दों की बनावट और शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। पद विचार, वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, भेद, प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इनका हम विस्तार पूर्वक अलग अध्ययन करेंगे। अगले अध्यायों में इसका अध्ययन किया जाएगा। अब आप देखेंगे साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघुकथा, कहानी, उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार हैं। इन सभी विषयों के संचित को साहित्य कहते हैं। साहित्य का अर्थ है मानव कल्याण के लिए कार्य करना, यानी ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। अब मानक भाषा देखोगे आप। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के विकास के साथ साथ कभी कभी वर्णों के लिखने के ढंग में परिवर्तन होने लगता है। एक ही वर्ण 2 प्रकार से लिखा जाने लगता है। वर्णों को एक रूप से लिख सकें, एक रूप बनाया रखा जा सके, इसलिए इन वर्णों को एक निश्चित रूप में निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। भाषा का एक रूप बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को स्वीकारा है वह मानक भाषा कहलाती है। अब हिंदी वर्णों का मानक रूप जो है वह निम्नलिखित है। अमानक रूप देखोगे आप, 2 कॉलम हैं, और मानक रूप। पहले कॉलम में अमानक रूप दिया हुआ है। पहले इस तरह से आ लिखते थे, अब मानक रूप में देखिए इस तरह आ लिखा जाता है। अमानक रूप में खा इस तरह पहले लिखा जाता था, लेकिन अब खा इस तरह लिखते हैं। इसी प्रकार झ से झरना,
पहले इस तरह भी लिखा जाता था, लेकिन अब इसका मानक रूप ये बन गया है। इसी प्रकार से अण को इस तरह भी पहले लिख देते थे, लेकिन अब इसका मानक रूप अणा। इसी प्रकार से री देखेंगे। अब मानक रूप में री इस तरह लिखा जाता है। ला शब्द में भी अंतर है, देखिए अमानक रूप और मानक रूप में डिफरेंस आप अपने आप देखते जाएंगे। इसी क्रम में छा को देखिए। अब मानक रूप छा का कौन सा है? श का मानक रूप देखिए। इसी प्रकार से भा और भा। हिंदी, अब यहाँ अमानक रूप से हिंदी जो लिखी जाती है वो देखें और मानक रूप में देखिए। हा पर बिंदी न लगाकर ना और लगाकर दी लिखना हिंदी, ये अमानक भाषा है। मानक भाषा में हिंदी का प्रयोग अब इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह चंचल, चंचल ये भाषा का मानक रूप है। आरंभ अमानक रूप है। आरंभ ये मानक रूप है। अमानक रूप भक्त, लेकिन मानक रूप में भक्त इस तरह लिखेंगे। इसी प्रकार गए अमानक रूप में है यहाँ लिखा हुआ, और मानक रूप में गए। पत्ता, पत्ता। संबंध अमानक, संबंध मानक। संबंध अमानक, जाए अमानक और जाए मानक। चाहिए अमानक, चाहिए मानक। पूरा पाठ आपने पढ़ लिया। अब आपको जो जो विशेष रूप से याद रखना है उसे देखिए एक बार। संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा का सबसे पुराना रूप मौखिक है। भाषा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थिर बनाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों, इस प्रकार से पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगले सेशन में आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगी और जो होमवर्क दूंगी उस होमवर्क को आप अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही आपको बता रही हूँ। लेसन पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गया है आपका।